तारीख थी 10 अप्रैल साल 2026। धनराज नाम का एक शख्स अपनी पत्नी धापूबाई और एक दोस्त पंकज के साथ किसी फंक्शन में जाता है, लेकिन फिर धनराज और धापूबाई लौट कर नहीं आते हैं। घर पर धनराज के बच्चे काफी परेशान होते हैं। वो पंकज को मोहल्ले में देखकर उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, जो साफ कह देता है कि मैं तो उन्हें वहीं पर छोड़कर रात को ही आ गया था। खैर, कुछ देर बाद धापू भी आ जाती है, पर उसके साथ धनराज नहीं था। बच्चों के पूछने पर वो उनसे कहती है कि वो मार्केट से जरूरी सामान ले रहे हैं, बस आते ही होंगे। पर 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन धनराज लौट कर नहीं आता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर धनराज गया कहाँ? क्या उसे किसी ने गायब किया था या वो खुद ही कहीं चला गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से, जहां भानपुरा थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाले दूधा खेड़ी गांव में धनराज नाथ उर्फ धनराज योगी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी उम्र करीब 35 से 40 साल के आसपास थी। धनराज के पिता दूधा खेड़ी के एक पुराने और एक्सपीरियंस्ड किसान थे, जिनका काम खेतों में फसल उगाना था। गांव के लोग उन्हें एक मेहनती किसान के रूप में जानते थे, जो सालों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे थे और उनसे जो पैसे आते थे उसी से घर का खर्चा चल जाता था। वहीं धनराज की मां एक हाउसवाइफ थी, जिन्हें गांव में सीधी सादी और शांत महिला के रूप में जाना जाता था। उनकी जिंदगी पूरी तरह से अपने परिवार, बच्चों और खेती किसानी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। गांव के लोग उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से उनकी काफी इज्जत करते थे। उन्होंने सालों से घर को तो अच्छे से संभाल ही रखा था, साथ ही अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए थे, जो उनके बड़े बेटे धनराज के बिहेवियर में साफ झलकते थे। धनराज बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था, जो अपने काम से काम रखता था। उसकी ना तो किसी से लड़ाई थी, ना ही किसी से कोई विवाद, बल्कि वो अपने परिवार की खातिर दिन रात मेहनत करता था। पिता की उम्र ज्यादा होने की वजह से अब धनराज ने अपने कंधों पर ही घर की और खेती की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो दिन भर तपती धूप में खेतों में काम करता था और परिवार की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि घर के फैसले लेने का जिम्मा भी पिता ने उसे ही सौंप दिया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि धनराज के पिता बुजुर्ग हो चुके थे और सालों की खेती बाड़ी के बाद काफी थक चुके थे। उन्होंने देखा कि धनराज न सिर्फ मेहनती है बल्कि समझदार भी है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से सभी जरूरी फैसले लेने का हक धनराज को सौंप दिया। भले ही पिता थे, लेकिन समाज और गांव के लेन देन में धनराज को ही घर का मुखिया माना जाता था। कौन सी फसल बोनी है, खाद कहाँ से आएगी और फसल कहाँ बेचनी है, ये सब धनराज ही तय करता था। घर का पूरा हिसाब किताब और बैंक से जुड़े काम भी वही देखता था। साथ ही अपने पेरेंट्स की काफी इज्जत भी करता था और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उनसे सलाह जरूर लेता था। इसी शराफत और जिम्मेदारी की वजह से पूरे गांव में धनराज का नाम था, जो एक लड़की को अपना दिल दे बैठा था, और उस लड़की का नाम था धापूबाई। धनराज और धापूबाई की पहली मुलाकात करीब 15 से 18 साल पहले एक मेले में हुई थी। उस वक्त धनराज अपनी जवानी के पीक पॉइंट पर था। लंबा चौड़ा, साफ रंग वाला और एक मेहनती इंसान के तौर पर उसने अपनी पहचान बना ली थी। वहीं धापूबाई भी देखने में ठीक थी और थोड़े चंचल स्वभाव की थी। मेले में जब धनराज ने पहली बार धापूबाई को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकता है। जबकि धापूबाई भी पहली ही नजर में धनराज को अपना दिल दे बैठी थी। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है और एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और देखते ही देखते दोस्ती के रिश्ते ने प्यार की जगह ले ली। एक तरफ जहां धनराज को धापू का बिहेवियर पसंद था, तो वहीं दूसरी तरफ धापू को धनराज की शराफत और उसकी जिम्मेदार बेटे वाली इमेज पसंद थी। धापू को लगने लगा कि धनराज ही वो इंसान है जो उसे उम्र भर खुश रखेगा। कुछ टाइम के बाद एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर उसके लिए दोनों परिवारों का सहमत होना बहुत जरूरी था। धनराज अपनी पसंद को लेकर बहुत पक्का था, इसलिए उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ धापू से। हालांकि शुरुआत में परिवार ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर अपने बेटे की खुशी की खातिर राजी हो गए। वहीं धापू के घर वालों ने भी धनराज को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और साल 2008 या 2009 के आसपास दोनों की हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक धूमधाम से शादी हो गई। जिसके बाद धापू अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ गई, जहां उसे धनराज का प्यार तो मिला ही, साथ ही सास ससुर ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि लव मैरिज होने के बाद भी धापू को पूरे मान सम्मान के साथ अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट किया। वहीं धापू ने भी एक अच्छी बहू बनने की चाहत में शादी के कुछ दिन बाद ही घर का कामकाज संभालना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, वक्त पर सभी के लिए खाना बनाती और धनराज के बुजुर्ग पेरेंट्स की सेवा अपने पेरेंट्स की तरह करती थी, जिस वजह से वो धापू पर जान छिड़कने लगे।
उन्हें अपने बेटे की पसंद पर गर्व महसूस होता था कि उसने एक ऐसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुना जो धनराज के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी ख्याल रखती है। धापू सिर्फ घर के कामकाज ही नहीं संभालती थी, बल्कि धनराज ने उसे घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी भी सौंपती थी। धनराज जो भी कमा कर लाता वो धापू के हाथ में रख देता था। धापू बहुत ही समझदारी से घर का खर्चा चलाती और फिजूल खर्ची ना के बराबर करती। उसने छोटी छोटी बचत करके अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे, जिन्हें बाद में धनराज को दे दिया ताकि वो उन्हें अपने काम में लगा सके। गांव की बाकी महिलाओं और रिश्तेदारों के बीच भी धापू की इमेज एक आदर्श बहू की बन गई थी। फिर देखते ही देखते टाइम बीतता जाता है और वक्त के साथ धनराज और धापू 2 बच्चों के पेरेंट्स बन गए, जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। धनराज और धापू की शादी को अब 12 साल बीत गए थे, लेकिन अब तक उनके बीच कोई दरार नहीं आई थी। धनराज और धापू का प्यार पहले जैसा ही था, पर शायद बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि घर के अंदर का माहौल तो अब बिल्कुल बदल चुका था, जिसकी वजह था पंकज चौधरी। दरअसल साल 2021 की बात है। पंकज चौधरी जो उसी गांव का रहने वाला था, वो धनराज का बहुत अच्छा दोस्त था और अक्सर उसके घर आया करता था। पंकज फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग था। उसके पास अपनी जेसीबी मशीनें थी, जिन्हें वो किराए पर चलाने का बिजनेस करता था। साथ ही पंकज के पास अपना फार्म हाउस भी था और 4 व्हीलर भी थी, जिस वजह से उसे पूरे गांव में एक अमीर शख्स के तौर पर देखा जाता था, जिसकी दोस्ती धनराज से काफी साल पुरानी थी। इसी दोस्ती के नाते पंकज कभी कभी उसके घर भी आता था और धनराज से बैठकर घंटों बातें करता था। दोनों दोस्त अपने बचपन के दिनों को याद करके खूब हंसते थे। पंकज धापू को अपनी दोस्ती के किस्से सुनाता था। धीरे धीरे धापू और पंकज के बीच बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। पंकज जो पहले कभी कभी ही घर आता था, अब उसने किसी न किसी बहाने धनराज के घर में आना शुरू कर दिया। धनराज एक मेहनती किसान था और अक्सर काम के सिलसिले में सुबह ही घर से बाहर निकल जाता था। उसके जाते ही पंकज आ जाता और धापू के साथ बैठकर आराम से बातें करता, जबकि धापू भी उसकी दबंग इमेज और अमीरी की वजह से उसके करीब होती जा रही थी। दोनों के बीच कुछ टाइम बाद अफेयर तक शुरू हो जाता है, जिसकी खबर अब तक घर में किसी को भी नहीं थी, क्योंकि धनराज तो धापू पर आंख बंद करके भरोसा करता था और साथ ही वो पंकज को भी अपने भाई की तरह मानता था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता गया और गांव वालों के बीच इन दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगी, जो उड़ते उड़ते धनराज के कानों में भी पहुंची। हालांकि शुरुआत में उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिन्होंने धनराज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने गौर किया कि उसके घर ना होने पर भी पंकज अक्सर उसके घर आता था। शुरुआत में धनराज ने इसे दोस्ती समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पंकज के आने का मकसद उससे मिलना नहीं, बल्कि धापू से मिलना है। जब भी धनराज अचानक घर आता तो वो पंकज और धापू को अकेले में बातें करता देखता, जो उसे देखते ही चुप हो जाते थे। इसके अलावा धापू का फोन भी अक्सर बिजी जाता था। जब भी धनराज उसे फोन करता तो वो किसी के साथ बिजी होती थी और अक्सर छुपकर फोन पर बातें करती थी, और जैसे ही धनराज कमरे में आता फौरन फोन कट कर देती। फोन का पासवर्ड बार बार बदलना भी धनराज के शक को यकीन में बदलने लगा। यही नहीं, धापू जो कभी एक आदर्श बहू और पत्नी थी, अब बात बात पर धनराज से झगड़ने लगी थी। वो उसकी बातों को अनसुना करने लगती है और घर के कामों में भी उसकी दिलचस्पी कम हो गई थी। पर जब धनराज के कानों तक गांव के लोग की बातें पहुंची तो उसे यकीन हो गया कि धापू और पंकज के बीच अफेयर चल रहा है। ये बात किसी भी इज्जतदार पति के लिए सहन करना काफी मुश्किल है, पर फिर भी धनराज ने खुद को संभाल कर धापू को समझाया कि वो पंकज से मिलना जुलना बंद कर दे। उसने पंकज को घर आने से मना कर दिया और धापू पर कड़ी नजर रखने लगा। यहाँ तक कि उसने अपनी बड़ी बेटी को भी कह दिया कि वो अपनी माँ के ऊपर नजर रखे और अगर उसके जाने के बाद घर में पंकज आए तो फौरन धनराज को फोन करके बता दे। अब धापू पर चारों तरफ से पाबंदियां लग चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पंकज से कैसे मिले। उधर धनराज ने पंकज को भी वार्निंग दे दी थी कि अगर उसने धापू का पीछा नहीं छोड़ा तो वो इन दोनों को पंचायत के सामने ले जाएगा। ये सुनकर पंकज डर गया, क्योंकि वो गांव का एक अमीर और रसूखदार शख्स था जो अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखना चाहता था, जबकि धापू भी अपने ऊपर लगी पाबंदियों की वजह से परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने पंकज से कहा कि जब तक धनराज जिंदा है तब तक वो दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते, इसलिए उसे अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। पंकज को भी उसकी बात ठीक लगी और दोनों ने धनराज को मारने का प्लान बनाया, जिसका पहला स्टेप था धनराज को यकीन दिलाना कि धापू सुधर गई है। ये धापू की सबसे बड़ी चाल थी। वो समझ चुकी थी कि अगर वो धनराज से लड़ती है तो वो अलर्ट रहेगा और उसका प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने धनराज को मारने से पहले अचानक उससे झगड़ना बंद कर दिया। वो फिर से वैसी ही बनने लगी जैसे शादी की शुरुआती सालों में थी। उसने धनराज की हर बात मानना शुरू कर दी ताकि धनराज को लगे कि उसका गुस्सा और डांट काम कर गई है। धापू ने उसके सामने जाहिर किया कि उसने पंकज से नाता तोड़ लिया है
धापू ने धनराज को यकीन दिलाया कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और अब सिर्फ अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देना चाहती है। उसने धनराज का भरोसा जीतने के लिए यहाँ तक कह दिया कि वह पंकज का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। धापू का बदला हुआ चेहरा देखकर सीधे साधे धनराज को लगने लगा कि उसकी पत्नी शायद सच में सुधर गई है। उसने फिर से उस पर पहले जैसा भरोसा करना शुरू कर दिया है। धनराज को मारने के लिए घर से बाहर निकालना जरूरी था, इसलिए धापू ने पंकज से कहा कि वह धनराज से दोबारा दोस्ती कर ले और उससे माफी मांग ले। पंकज ने ऐसा ही किया। अब क्योंकि धनराज एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था तो इसलिए उसने पंकज को दोस्त समझकर माफ कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही दोस्त उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला है। इसी दौरान तारीख आती है 10 अप्रैल 2026। आज धापू धनराज से कहती है कि उसे अपने दोस्त के यहाँ फंक्शन में जाना है, इसलिए वो पंकज से कह दे कि वो इन दोनों को अपनी कार में छोड़ आए। अब क्योंकि धनराज और पंकज के बीच दोबारा दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो पंकज को बुला लेता है, जो शाम को धापू और धनराज को अपनी कार में बैठा कर ले जाता है। इस बात की खबर धनराज के बच्चों को भी थी और उसकी चचेरी बहन ने भी इन तीनों को साथ में जाते हुए देखा था। रात को पंकज तो वापस लौट आता है, लेकिन धनराज और उसकी पत्नी नहीं आते। जब पंकज से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कह देता है कि मैं तो उन्हें छोड़कर आ गया था, शायद सुबह तक वापस आएंगे। अगले दिन धापू भी घर पे लौट आती है, पर उसके साथ भी धनराज नहीं था। जब घर वाले उससे पूछते हैं कि धनराज कहाँ है तो वो जवाब देते हुए कहती है कि उन्हें मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेना था, मुझसे कहा कि तुम चली जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। ये सुनकर तो मैं घर आ गई, क्या वो अभी तक आए नहीं है? इस पर बेटी ना में जवाब देती है और सभी लोग धनराज को ढूंढने में जुट जाते हैं। वो अपने सभी नजदीकी रिश्तेदारों और धनराज के दोस्तों को फोन करते हैं कि कहीं वो उनके घर तो नहीं चला गया, लेकिन कहीं से भी उसका कोई अता पता नहीं चलता है। धनराज को गायब हुए अब काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए उसकी बेटी और बाकी रिश्तेदार अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला करते हैं। और पुलिस स्टेशन जाकर बेटी बयान देते हुए कहती है कि धनराज 10 अप्रैल की शाम को पंकज और उसकी मां के साथ घर से निकला था, लेकिन ये दोनों तो वापस आ गए, पर धनराज का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा। ये सुनकर पुलिस बेटी से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। तब वो पंकज और अपनी मां का नाम लेती है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और उन्हें गांव वालों से जानकारी मिलती है कि इन दोनों का पिछले 4-5 साल से अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद पुलिस पंकज को थाने बुलाती है और उसका फोन लेकर CDR निकलवाती है, जिसमें एक नंबर सामने आता है जो किसी और का नहीं बल्कि धापू का ही था। और इन दोनों की 10 अप्रैल को भी कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। अब पुलिस पंकज और धापू दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर धनराज कहाँ है, तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया है। पुलिस की सख्ती देखकर धापू टूट जाती है और सारा सच बता देती है कि इन दोनों ने मिलकर ही धनराज को मारा है। 10 अप्रैल की शाम को ये उसे लेकर अपने साथ गए थे। पंकज जानता था कि धनराज एक मजबूत इंसान है और अगर वो पूरी तरह होश में रहा तो उस पर हमला करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे भरपूर शराब पिलाई गई। और फिर जब वो नशे में धुत हो गया तो दोनों उसे लेकर पंकज के सुनसान पड़े खेत में पहुंचे, जहां पंकज ने धनराज का पहले गला घोटा और फिर उसकी पहचान छुपाने के लिए दरांती जैसे धारदार हथियार से बॉडी को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद दोनों ने बॉडी के हिस्सों को जलाने की कोशिश की ताकि कोई सुराग ना बचे। जब बॉडी पूरी तरह से नहीं जली तो अगले दिन 11 अप्रैल को पंकज ने अपनी JCB बुलाई और खेत सुधारने का बहाना बनाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया और फिर धनराज के अवशेषों को उसमें दबा दिया। हालांकि पुलिस ने पंकज चौधरी की निशानदेही पर खेत की खुदाई करवाकर धनराज के अवशेष बरामद कर लिए हैं। साथ ही बॉडी को दफनाने के लिए जिस JCB मशीन का इस्तेमाल हुआ था उसे भी जांच के दायरे में लिया गया है, जबकि पुलिस ने धनराज की पत्नी धापूबाई और पंकज चौधरी दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देखिए, ये केस फाइल हमें सिखाती है कि आंख मूंद कर किया गया भरोसा अक्सर इंसान को अंधा बना देता है। अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार के बीच किसी तीसरे को इतनी जगह भी ना दीजिए कि वो आपके घर की नींव को ही भांप ले। दोस्ती और मर्यादा के बीच की रेखा अगर धुंधली हुई तो अंजाम ऐसा ही खौफनाक होता है, याद रखें। आस्तीन के सांप को दूध आप खुद ही पिलाते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।